हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर के अकेडमी पर। आज हम अपनी वीडियो में करेंगे एग्रीकल्चर इन हरियाणा की कृषि। जो हमने पिछली वीडियो में कवर किया था, इसका पार्ट नंबर 1 था। आज हम करेंगे पार्ट नंबर 2। जो पार्ट नंबर 1 में काफी सारी ऐसी चीजें थी जो रह गई थी हमारी, उनको हम आज कवर करेंगे। उसके बाद आपका यह टॉपिक कवर हो जाएगा, जो है एग्रीकल्चर इन हरियाणा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एग्रीकल्चर इन हरियाणा, जिसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ ताकि कल की वीडियो से आप रिलेट कर पाए। हरियाणा जो है वो कृषि प्रधान राज्य है। जैसे भारत भी एक कृषि प्रधान देश में आता है, तो हरियाणा भी एक कृषि प्रधान राज्य है, जो कि इंडिया के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। यहाँ की ज्यादातर जो भूमि है, लगभग 86% भूमि कृषि योग्य है, जिसमें 81% भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। यानी कि ज्यादातर जो भूमि है वो सिंचाई योग्य है हरियाणा में, और लगभग देखा जाए तो काफी सारी भूमि है वो सिंचित भी है। तो इसलिए यहाँ फसलों के मामले में हरियाणा काफी अच्छे स्थान पर है, अग्रणीय है हरियाणा का स्थान इंडिया में फसलों के मामले में। तो उन्हीं फसलों को जो हमने कल किया था, उसी सीरीज में हम आज की वीडियो लेके आए हैं, ताकि आपका पूरा का पूरा जो एग्रीकल्चर का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं एक बार एग्रीकल्चर के बारे में, जो आपके टॉपिक रह गए थे उसको। अगर हरियाणा में हम कृषि की बात करते हैं तो पहले हम फसल देख लेते हैं, कौन कौन सी फसलें यहाँ होती हैं, जो कौन कौन सी ऋतु हैं उनमें फसलें होती हैं, और किन में इनको डिवाइड किया गया है। तो अगर हम फसल की बात करते हैं तो हरियाणा में 3 तरह की, मुख्यतः 2 तरह की होती हैं, रबी और खरीफ की फसलें। लेकिन 3 तरह की फसलें हरियाणा में उगाई जाती हैं, रबी, खरीफ और जायद। कौन कौन सी 3 तरह की फसल ऋतु हैं? रबी की, खरीफ की और जायद की। अब हम इनकी एक एक करके इनकी विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। पहले हम रबी की फसल की तरफ आते हैं। रबी की फसल किन्हें कहते हैं? आषाढ़ी फसलें भी कहा जाता है। रबी की फसलों को क्या कहा जाता है? आषाढ़ी फसलें भी कहा जाता है। तो यहाँ से ही क्वेश्चन आपके फ्रेम होने स्टार्ट हो गए हैं। रबी की फसलों को कहा जाता है आषाढ़ी की फसलें। इन फसलों की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देख लीजिए। बोने का समय, यानी कि इन फसलों को किस टाइम पर बोया जाता है? अक्टूबर नवंबर के महीने में इन फसलों को बोया जाता है। और काटने का समय होता है इनका मार्च या अप्रैल के महीने में, यानी मार्च और अप्रैल में इनको काट लिया जाता है। तो ये लगभग सर्दियों का जो टाइम पीरियड है उसमें आती है हमारी रबी की फसल ऋतु, जिसको बोया जाता है अक्टूबर नवंबर के महीने में और काटा जाता है मार्च और अप्रैल के महीने में, इसको काट लिया जाता है। इसका दूसरा नाम है आषाढ़ी की फसलें। अब इसमें मुख्यतः कौन कौन सी फसलें शामिल हैं इसमें देख लीजिए। गेहूं, जौ, चना, सरसों, राई, ये मुख्यतः रबी की फसलें आती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की है या कौन सी रबी की फसल नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हालांकि ज्यादातर जो ग्रामीण एरिया है, अगर हम देखें रूरल एरिया है, उसमें लगभग हर फैमिली में कृषि से संबंधित उनको जानकारी होती ही है। तो फिर भी आप देख लीजिए, अगर किसी को नहीं पता हो तो गेहूं, जौ, चना, सरसों, राई, ये मुख्यतः फसलें हैं जो रबी की फसल ऋतु में बोई जाती हैं। अब हम अलग अलग देख लेते हैं गेहूं के बारे में। हमने कल पढ़ा था गेहूं में सबसे ज्यादा हाईली टॉप पर कौन उत्पादक जिला है? हमारा सिरसा जिला गेहूं उत्पादन में सबसे नंबर 1 पे है हरियाणा में। अगर पूरे हरियाणा की हम बात करते हैं तो हरियाणा 12% का कंट्रीब्यूशन देता है इंडिया में गेहूं उत्पादन में। यहाँ से एक और क्वेश्चन बना था फीमेल सुपरवाइजर में, आई थिंक ये क्वेश्चन आया था कि हरियाणा में सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो गेहूं की फसल हरियाणा में सबसे ज्यादा बोई जाती है। ठीक है, तो गेहूं की फसल की हमने देख लिया है। और अगर पूरे हम इंडिया में बात करते हैं तो 3rd नंबर पे आता है हमारा हरियाणा स्टेट गेहूं के उत्पादन में। लगभग 12% का हम कंट्रीब्यूशन देते हैं। सिरसा इसमें 1st नंबर पर है। फिर हम आते हैं जौ की तरफ। जौ और चना दोनों मोटे अनाज में आते हैं, और मोटे अनाज में उत्पादन में सबसे पहले नंबर पे कौन सा जिला है? भिवानी जिला। तो जौ और चना हो गए भिवानी जिले में उत्पादन में सबसे आगे। सरसों की हम बात करते हैं तो सरसों में उत्पादन में सबसे 1st नंबर पे है हरियाणा में महेंद्रगढ़। तो ये हमने देख लिया मुख्य फसलों के इनके बारे में। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारी जो फसल ऋतु है खरीफ की फसल ऋतु।
खरीफ की फसल ऋतु को सावनी फसलें भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? सावनी फसलें भी बोला जाता है। सावन का महीना यानी बरसात की ऋतु, जब बरसात होती है तभी ये फसलें बोई जाती हैं, क्योंकि ये गर्मियों का समय होता है और जैसे ही बरसात होती है तो भूमि कृषि के लायक हो जाती है और इसलिए इनको सावनी फसलों के नाम से भी बोला जाता है। इनके बोने का समय होता है जून और जुलाई का मंथ, यानी जून जुलाई के महीने में इन फसलों को बो दिया जाता है। काटने का समय इनका होता है अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर और नवंबर महीने तक इन फसलों को काट लिया जाता है। तो मुख्यतः खरीफ की फसल ग्रीष्मकालीन फसलें बोली जाती हैं, गर्मी की ऋतु की फसलें हैं खरीफ की फसलें। अब इसमें मुख्यतः कौन कौन सी फसलें आती हैं देख लीजिए। बाजरा, ज्वार, कपास, चावल, मक्का, गन्ना, ये फसलें आती हैं हमारी खरीफ की फसलों में। कौन कौन सी दोबारा देख लीजिए। बाजरा, बाजरा क्या है? मोटे अनाज में आता है। तो बाजरे में फर्स्ट उत्पादन में कौन जिला है? भिवानी जिला। ज्वार चारा फसलों में मुख्यतः काउंट होता है, तो ज्वार उत्पादन में फर्स्ट नंबर पे कौन सा जिला है? रोहतक। कपास जो है उसके उत्पादन में फर्स्ट नंबर पर कौन है? सिरसा कपास उत्पादन में फर्स्ट नंबर पर है। चावल के उत्पादन में अगर संयुक्त रूप से बात करें तो 3 जिले हैं, उनको धान का कटोरा बोला जाता है, KKJ, यानी कि कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद। इन तीनों ही जिलों में धान का या चावल की उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। बासमती चावल की अगर हम बात करते हैं तो करनाल इसमें फर्स्ट नंबर पे है बासमती चावल में। ठीक है। मक्का उत्पादन में हमारा कौन सा जिला फर्स्ट नंबर पे है? हरियाणा में पंचकुला में मक्का सबसे ज्यादा उत्पादित होती है। गन्ने की बात करते हैं तो गन्ने उत्पादन में यमुनानगर का स्थान क्या है? प्रथम है हरियाणा में। गन्ने के उत्पादन के लिए देखो, सबसे गन्ने को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो 200 सेंटीमीटर लगभग इसको पानी की आवश्यकता होती है। तो जहां पर बारिश ज्यादा होगी वहीं पर, या फिर सिंचाई की उपलब्ध जो सुविधा है वो ज्यादा अच्छी होगी, तभी वहां पर क्या है गन्ने की फसल हो सकती है। तो इसलिए गन्ना उत्पादन मुख्यतः सबसे ज्यादा किसमें होता है? यमुनानगर में होता है। तो इस तरीके से हमने खरीफ की फसलों को देखा, जिनको सावनी फसलें बोला गया। बोने का समय इसका क्या है? जून जुलाई। काटने का अक्टूबर नवंबर हो गया। इसकी मुख्य फसलें हमने देख ली हैं। नेक्स्ट हमारी जो आती है जायद फसल ऋतु। जायद फसल ऋतु मोस्टली पूरे हरियाणा में इसको नहीं बोया जाता है। लगभग 2 ही मुख्य ऋतुएं होती है, रबी और खरीफ। लेकिन जहां भूमि काफी अच्छी है, जहां पर सिंचाई की सुविधा ज्यादा अच्छी है, वहां जायद फसलें भी बो दी जाती हैं। तो जायद फसलों का देख लीजिए। पहले यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है कि जायद फसलें कब बोई जाती है या इसका टाइम पीरियड क्या है। तो जैसे ही रबी की फसल की कटाई होती है, यानी कि मार्च में, जो अगर पहले रबी की फसल काट लेते हैं मार्च में तो उनके पास थोड़ा टाइम बच जाता है। रबी की फसल की कटाई होते ही और खरीफ की बुआई, इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड है वो जायद फसल ऋतु के लिए होता है। अगर मान लीजिए रबी की फसल को मार्च मंथ में काट लिया और बोने का समय उसका जून में है, तो इस दौरान जो हमारे पास 2 महीने के लगभग टाइम है, या 2 महीने का लगभग जो समय होता है वो जायद की फसलों के लिए होता है। ठीक है। तो इसको देख लीजिए। रबी की कटाई व खरीफ की बुआई के बीच का जो समय है वो जायद फसलों के लिए होता है। इसमें मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? तरबूज, ककड़ी, खीरा, ये मुख्यतः फसलें होती हैं जिनको ग्रो करने के लिए ज्यादा समय की जरूरत नहीं होती है। तरबूज, ककड़ी, खीरा ये आती हैं जायद फसलों में। इनको सम्मिलित रूप से, यानी कि इसको कलेक्टिवली चारा फसलें भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चारा फसलें बोला जाता है जायद की फसलों को। तो इस तरीके से हमने 3 फसल ऋतु की, हमारी रबी लगभग सर्दियों के मौसम में बोई जो अक्टूबर नवंबर में बो के मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। शीतकालीन फसलें हैं वो रबी की फसल में आती हैं। फिर आती है खरीफ, जिसको ग्रीष्मकालीन या सावनी फसलें कहते हैं हम, जिसको बोया जाता है जून जुलाई में, काटा जाता है अक्टूबर नवंबर में। और इन दोनों के बीच के टाइम पीरियड को जायद फसलों के नाम से हम जानते हैं। तो हमने 3 हमारी क्या कर ली है, ये फसल ऋतु कर ली है, जो मुख्यतः हरियाणा में इनको फॉलो किया जाता है। आगे हम देखेंगे जो अदर फैक्ट्स हैं कृषि से संबंधित। देखिए, जब हम हरियाणा जीके करते हैं तो यहाँ समझने के लायक ज्यादा चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि इसमें ऐसा तो कुछ चीजें हैं नहीं कि हमें इसमें कुछ समझना है। सारा का सारा जो हरियाणा जीके वो डाटा है, फैक्ट्स हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ लर्न करना पड़ता है। और लर्निंग के लिए क्या होता है, कई बार हम खुद पढ़ रहे होते तो इतना दिमाग में हमारा नहीं आता, जबकि हम किसी चीज को अगर सुन के अगर उसको ग्रहण करते हैं उसमें ज्यादा हम चीजें अच्छे से कर पाते हैं।
तो इसीलिए वीडियो बनाने के पीछे यही मकसद है कि आप अगर इनको सुन के भी अच्छे से कर पा रहे हो तो भी ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो अदर फैक्ट्स देख लीजिए। हरियाणा में फल उत्कृष्टता केंद्र यानी कि फलों के लिए कौन सा केंद्र खोला गया है? मंझियाना जगह है सिरसा में, वहां पर हरियाणा में फलों के लिए फल उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है। और ये किसकी हेल्प से खोला गया है? इजराइल जो देश है, इजराइल, उसके सहयोग से मंझियाना परियोजना शुरू की गई है। इसको मंझियाना परियोजना भी बोला जाता है, जो फलों से संबंधित है। मंझियाना वास्तव में सिरसा में एक जगह का नाम है, वहां पर फल उत्कृष्टता केंद्र इजराइल के सहयोग से खोला गया है। फिर हमारी आती है फूलों की मंडी व एग्री बिजनेस स्कूल। जो फूलों की मंडी है ये अंतरराष्ट्रीय फूल मंडी है, जो आगे भी मैंने इसको लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए इंटरनेशनल फूल मंडी। तो अंतरराष्ट्रीय फूल मंडी कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम में। साथ में ही गुरुग्राम में क्या है? एग्री बिजनेस स्कूल, यानी कि एग्री का मतलब है एग्रीकल्चर से, तो एग्री बिजनेस स्कूल खोला गया है गुरुग्राम में। फिर हम देखते हैं, हम एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी है लाडवा कुरुक्षेत्र में। तो जो लाडवा कुरुक्षेत्र है वहां पर एशिया की सबसे बड़ी नहीं, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी, ठीक है, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ स्थित है? लाडवा कुरुक्षेत्र में, एशिया की है ये दूसरे सबसे बड़ी। आलू प्रौद्योगिकी केंद्र की हम बात करते हैं, तो आलू प्रौद्योगिकी केंद्र हरियाणा में कहाँ स्थित है? नीलोखेड़ी करनाल में स्थित है आलू प्रौद्योगिकी केंद्र। अब आलू के उत्पादन में अगर हम देखते हैं, सब्जियों में सबसे ज्यादा उत्पादन हरियाणा में आलू का ही होता है। अगर आगे हम देख लेते हैं इंटरनेशनल सेब मंडी। ये अंतरराष्ट्रीय हमारी मंडियां शुरू हो गई हैं, 3 अंतरराष्ट्रीय मंडियां हैं, इनको देख लेते हैं। इंटरनेशनल सेब मंडी है पंचकुला में। कहां पर है? पंचकुला में। इंटरनेशनल फूल मंडी कहां है? गुरुग्राम में। इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय फूल मंडी। इंटरनेशनल सब्जी मंडी कहां पर है? गन्नौर, जो कि सोनीपत में स्थित है, यहाँ पर इंटरनेशनल सब्जी मंडी है। तो 3 इंटरनेशनल सब्जी हमने मंडियां की है। सेब मंडी करेंगे तो पंचकुला, सब्जी मंडी गन्नौर, सोनीपत, फूल मंडी गुरुग्राम। शुगर सिटी, देखिए हमने जब गन्ने की बात की थी तो गन्ना सबसे ज्यादा होता है यमुनानगर में, ठीक है। और यमुनानगर में ही एक सरस्वती मिल भी है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरस्वती मिल कहाँ पर स्थित है, तो यमुनानगर में स्थित है। तो गन्ना का उत्पादन हालांकि यमुनानगर में होता है, लेकिन शुगर सिटी के नाम से रोहतक और पलवल, ये 2 जिले शुगर सिटी के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि जो गन्ने से जो शुगर बनती है उससे संबंधित ज्यादातर जो मिलें हैं वो कहाँ लगी हुई है? रोहतक और पलवल में। तो शुगर सिटी के नाम से फेमस है रोहतक व पलवल। फलों के उत्पादन में सबसे ज्यादा फल उत्पादन हमारे यहाँ कौन सा होता है? आम। आम का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है फलों में। और कहाँ कहाँ पर इसका उत्पादन होता है? जो हमारा उत्तर पूर्वी इलाका है हरियाणा का, जैसे कि हुआ पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, इन क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या है? आम का उत्पादन होता है। और फलों में आम ही एक ऐसा फल है जो सबसे ज्यादा उत्पादित किया जाता है हरियाणा में। मसालों की बात करते हैं तो मसालों में सबसे ज्यादा मसाले कौन से? मसालों में सबसे ज्यादा कौन सा मसाला उत्पादित किया जाता है हरियाणा में? हल्दी। और हल्दी में कौन नंबर 1 पर है? अंबाला हल्दी में नंबर 1 पे है, जो हमने कल की वीडियो में देखा था। सब्जियों के उत्पादन में मैंने आपको बता ही दिया क्या है? आलू का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है सब्जियों में। और आलू प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पर है? नीलोखेड़ी करनाल में। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था HSSC में, जो हरियाणा का कृषि विभाग है ये किस नाम से अपने ब्रांड को प्रचार कर रहा है? तो इसके ब्रांड का नाम क्या है? हरियाणा फ्रेश। ध्यान रखेंगे, हरियाणा फ्रेश के नाम से कृषि विभाग ने अपना एक उत्पाद बनाया है, जिसकी शुरुआत की गई है गुरुग्राम जिले से। तो हरियाणा फ्रेश नाम से क्या है? उत्पाद का नाम है कृषि विभाग का, जिसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? गुरुग्राम जिले से। एक और लास्ट पॉइंट रहता है आपका कृषक उपहार योजना। जैसे कि कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग उपहार शुरू किए गए थे। जैसे हमने कल किया था ताऊ देवीलाल पुरस्कार दिया जाता है, जो कृषि क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। तो उसमें क्रम में क्या है? कृषक उपहार योजना शुरू की गई थी हमारी राज्य सरकार के द्वारा। कब? 2 अक्टूबर 2000 को। 2 अक्टूबर होता है महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर। 2 अक्टूबर 2000 को कृषक उपहार योजना की शुरुआत की गई
हुई थी किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए। तो यहाँ से हमने कर लिया ये कृषि से संबंधित हमारी जो दूसरी वीडियो थी ये। अब इसमें हम एक बार दोबारा आपको रिपीट कर देते ताकि आपको चीजें लर्न हो जाए। अगर फलों की बात करते हैं तो फल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थित? हरियाणा में ये स्थित है, मंजियाना सिरसा में, जो इजराइल के सहयोग से इसको चलाया जा रहा है। फूलों की मंडी अंतरराष्ट्रीय हमने 3 मंडियां पढ़ी। फूल मंडी गुरुग्राम में, सब्जी मंडी हो गई हमारी गन्नौर सोनीपत में, और सेब मंडी पंचकुला में। एग्री बिजनेस स्कूल भी कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। एशिया की सबसे बड़ी दूसरी बड़ी मंडी कौन सी है? लाडवा कुरुक्षेत्र में है। ठीक है। आलू प्रौद्योगिकी केंद्र हमने किया नीलोखेड़ी करनाल। फलों के उत्पादन में अगर सबसे ज्यादा कौन सा फल उत्पादित होता है? आम। मसालों में हल्दी का उत्पादन और सब्जियों में आलू का उत्पादन। अब हरियाणा फ्रेश के नाम से कृषि विभाग ने अपना एक उत्पाद निकाला है जिसकी शुरुआत गुरुग्राम से की गई, और कृषक उपहार योजना है उसकी शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 2000 से। तो इस तरीके से आज की जो वीडियो है उसमें हमने जो भी एग्रीकल्चर से संबंधित आपके फैक्ट रह गए थे उनको कवर किया है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से ये वीडियो समझ में आ गई होगी, साथ साथ आपको लर्न भी हो गई होंगी चीजें। तो यही हमारा उद्देश्य है कि आप अच्छे से सारी चीजें लर्न करें और अपने एग्जाम में अच्छे से सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।